नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपकी तमाम क्वेरीज को शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के सेशन पर नजर डाल लेते हैं और कल की क्विक स्ट्रैटेजी भी ले लेते हैं आज के एक्सपर्ट से। आज एक वॉलेटाइल सेशन रहा। इंटरनेशनल मार्केट से संकेत तो अच्छे थे, बाजार ऊपरी स्तरों पर खुला भी, लेकिन उन स्तरों पर टिक नहीं पाया और ऊपरी स्तरों से फिसल कर दिन भर एक दायरे में कारोबार करने के बाद मामूली बढ़त के साथ निफ्टी की हुई है क्लोजिंग आज के सेशन में। 37 अंकों की मामूली बढ़त हमने निफ्टी में आज के सत्र में देखी। 16,500 के नीचे हुई है क्लोजिंग। सेंसेक्स 226 अंक चढ़कर 55,555 पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक में 91 पॉइंट्स की बढ़त रही आज के सत्र में। बैंक स्टॉक्स में दिग्गज बैंकों में थोड़ी खरीदारी आज के सत्र में हमने देखी। तेल गैस स्टॉक्स में खरीदारी थी और रौनक थी आईटी में, जो कि पिछले हफ्ते बनना शुरू हो गई थी। दबाव था ऑटो, फार्मा, मेटल स्टॉक्स में आज के सत्र में। निफ्टी के 50 में से 28 स्टॉक्स में बिकवाली रही। सेंसेक्स के 30 में से 15 स्टॉक्स में तेजी आज देखने को मिली। निफ्टी बैंक के 12 में से 16 स्टॉक्स आज बढ़त के साथ बंद हुए हैं। एफआईएस के आंकड़े आपके सामने लाते हैं। एफआईएस की ओर से बिकवाली हुई है कैश मार्केट में 1363 करोड़ की और डीआईएस ने खरीदारी की है आज 1452 करोड़ के आसपास की। तो ये है संस्थागत निवेशकों के आंकड़े। अब मिड कैप्स में जहां इतनी गिरावट देखने को मिल रही हो, और तो हर कोई जानना चाहता है कि मिड कैप स्टॉक्स में जो उनकी पोजीशंस हैं उनको लेकर उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो इसीलिए शो के जरिए हम वो तमाम क्वेरीज को शामिल करेंगे। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव है, तो वहां भी अपने क्वेश्चंस आप पोस्ट कर सकते हैं। और आस्था जैन आज की एक्सपर्ट हैं आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। सवालों पर राय ले उससे पहले आस्था, एक राय आपकी बाजार पर क्या सजेशन है अभी? गुड इवनिंग दीपाली। जिस तरह से आज हमने देखा है कि थोड़ा सा निफ्टी ने यहाँ पे एक ऊपरी लेवल दिखा के फिर वापस से गिरावट आई और जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें एक रिकवरी दिखाई। मेरे हिसाब से थोड़ा सा निफ्टी अभी यहाँ पे वॉलेटाइल हो रहा है और आने वाले कुछ दिनों में 16,370 350 से लेके 16,700 की एक रेंज के बीच में निफ्टी हमें मूव करता हुआ नजर आएगा। कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो मेरे को लगता है थोड़ी सी यहाँ पे तेजी हमें देखने को मिल सकती है और अगर इसमें काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाता है 16,600 का, उसके ऊपर अगर निफ्टी यहाँ पे ट्रेड करता है तो और अच्छी तेजी आएगी जो निफ्टी को ले जाएगी 16,710। तो सलाह यही रहेगी कि यहाँ पे तेजी की पोजीशन जिन्होंने देखी है वो बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखें 16,370 क्लोजिंग बेस का। ओके, तो ये आपको इंडेक्स वाइज सजेशन मिला है आस्था की ओर से। लेकिन चलिए बिना देरी किए अब क्वेश्चंस को करते हैं शामिल और पहले कॉलर हमारे साथ आरिफ हैं फोन लाइन पर गुजरात से। आरिफ नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार, गुड इवनिंग मैडम। मेरे पास मैडम मेरे पास एबी कैपिटल के 125 शेयर है जो मैंने एवरेज 185 के प्राइस से खरीदे हैं 2017 में। तो उसमें मुझे क्या करना चाहिए? और मेरे पास वोडाफोन आइडिया के 200 शेयर है जो मैंने 76 रुपीज में बाई किए 2017 में। तो इन दोनों शेयरों में ऑलरेडी मैं 5 साल से होल्ड कर रहा हूँ। आपको हो रहा है जी बिल्कुल, जी तो वही जानना है मैडम। काफी पेनफुल पोजीशन है इन दोनों स्टॉक्स की। जी मैडम, पूछ लेते हैं आस्था से। आस्था, देखिए हर कोई चिंतित होगा जब 5 साल स्टॉक्स को होल्ड करे और निवेश पूंजी वोडाफोन आइडिया जैसे स्टॉक्स में 80-90% गवा चुके हों। 76 रुपए की खरीदारी है। आदित्य बिरला कैपिटल में भी 185 की खरीदारी है। ये स्टॉक भी इनके भाव से काफी नीचे कारोबार कर रहा है। क्या करें, मतलब रखें इनको या नुकसान को बुक करके कोई बेहतर स्टॉक ले? क्या करना चाहिए इनको एग्जैक्टली इन स्टॉक्स में? सबसे पहले वोडाफोन आइडिया की बात करें तो बिल्कुल दीपाली मेरे हिसाब से बहुत ऊपर के स्तरों पर है और स्टॉप लॉस नहीं लगाया, उसी का खामियाजा भुगतने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से क्योंकि बहुत ऊपरी स्तरों पे खरीदे है तो वो लेवल जाना तो अभी यहाँ पे काफी ज्यादा मुश्किल लगता है। तो एक राय रहेगी कि थोड़ा सा तो ये जो भी इनकी यहाँ पे क्वांटिटी है उसमें से थोड़ा सा तो लॉस जरूर बुक करें और निकले और रिमेनिंग क्वांटिटी को होल्ड करें, लेकिन उसमें भी स्टॉप लॉस लगा ले 4 रुपए के आसपास का। अगर तेजी आई भी तो भी ये काउंटर 9 रुपए से ज्यादा अभी हाल फिलहाल में तो तेजी दिखाने में सफल होगा ऐसा लगता नहीं है। तो यही मान के चले कि लॉस बुक करके एग्जिट करना बेटर स्ट्रेटेजी रहेगी, लेकिन 50% ही करें। तो वोडाफोन आइडिया में सलाह रहेगी कि एग्जिट कर जाए और रिमेनिंग को होल्ड करें, क्योंकि यहाँ पे लॉस होगा तो उसकी जगह चाहे तो एफएमसीजी काउंटर्स मुझे काफी पसंद आते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू रखते हुए एचयूएल और नेस्ले दोनों में खरीदारी करने की सलाह है क्योंकि काफी बढ़िया ब्रेकआउट आया है। मीडियम टर्म में ये दोनों स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। दूसरा सवाल आदित्य बिरला कैपिटल पे था तो होल्ड करने की सलाह वहां पे भी रहेगी, लेकिन स्टॉप लॉस उसमें मेंटेन करा जाएगा 90 रुपए का। और ये जो स्टॉप लॉस है ये क्लोजिंग बेस के आधार पे रखे, इसके नीचे बंद होता है तो निकलना है
और इसमें जो टारगेट्स अभी तो हाल फिलहाल में जो देखने को मिलेंगे वो ऊपर में 115 125 वहां तक की रैली ये काउंटर दिखा सकता है। इनकी कॉस्ट प्राइस आने को अभी यहाँ पे काफी समय लगेगा, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी आदित्य बिरला कैपिटल। ठीक है, विजय सिंह है हमारे साथ अगले कॉलर रांची से बातचीत करने के लिए। विजय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार दीपाली जी, मेरे पास ग्रीव्स कॉटन के शेयर हैं 150 के समथिंग रेट पे हैं लिए हुए, और इनको मैं साल भर होल्ड कर सकता हूँ। और दूसरा ये है कि जब भी कोई स्टॉक लेते हैं तो वो 10 रुपए या 5 रुपए नीचे आता है, फिर एडवाइस लेते हैं तो बोला जाता है कि आप स्टॉप लॉस लगाइए, निकल जाइए। फिर उस स्टॉप लॉस के निकलने के बाद वो स्टॉक बाउंस बैक करता है और अपने पुराने लेवल पे आ जाता है। तो अगर हर बार ऐसा ही होगा तो हम तो जितने स्टॉक्स करेंगे सब में लॉस ही होता रहता है। जब हर बार स्टॉप लॉस लग जाएगा तो हम आप वापिस हम उसको ले नहीं पाते हैं, क्योंकि जब तक आप लोग दूसरा शेयर खरीदवाते हैं तब तक वो वहाँ पे वो लॉस में चल रहा होता है। तो ऐसे तो फिर कोई प्रॉफिट कमा नहीं पाएगा ना। आप लोग देखिए विजय जी, डिपेंड करता है कि आपका व्यू क्या है। इन्वेस्टमेंट अलग होती है, ट्रेडिंग अलग होती है जी। तो इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट अभी ग्रीव्स कॉटन का इलेक्ट्रिक व्हीकल के वजह से नाम से हम लोगों ने परचेस किया। साल 1 साल 2 साल होल्ड कर सकता हूँ। तो बिल्कुल हाँ करेक्ट। अगर आपकी देखिए आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है विजय जी। ग्रीव्स कॉटन आपने कहा कि ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, देखिए जो स्टॉप लॉस आपको टेक्निकल एनालिस्ट देते हैं वो ट्रेडिंग के हिसाब से यूजुअली आपको दिया जाता है, तो वो एक अलग पर्सपेक्टिव है। लेकिन ग्रीव्स कॉटन अगर आपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया है तो फिर आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। आई एम श्योर आस्था भी इससे अग्री करेंगी। मिड कैप्स में मुनाफा वसूली हावी हुई है, इसीलिए ये स्टॉक भी थोड़ा नीचे हुआ। और ग्रीव्स कॉटन ही नहीं, मिड कैप में अच्छी क्वालिटी के ढेर सारे स्टॉक्स हैं जो कि अच्छी पेडिग्री के बावजूद भी मिड कैप्स की मुनाफा वसूली की चपेट में आए हैं। तो इसलिए चिंता मत कीजिए। आस्था से पूछ लेते हैं। आस्था, ग्रीव्स कॉटन 150 की इनकी बाइंग है और मुनाफा वसूली मार्केट में हावी हुई है, तो ये स्टॉक भी उस मुनाफा वसूली का शिकार हुआ है क्योंकि ये चला भी काफी तेजी से था। ऑल्दो ईवी स्टोरी जो है वो ग्रीव्स कॉटन के साथ एसोसिएटेड है, तो क्या लॉन्ग टर्म यानी 1 से 2 साल के पर्सपेक्टिव से रखना चाहिए इनको ये स्टॉक, या फिर कोई और सजेशन होगा आपका? जी बिल्कुल दीपाली, मैं भी आपसे सहमत करती हूँ। और एक बात मैं ये कहना चाहूंगी कि हम पहले ये जान लेते हैं, और आप तो पहले ही पूछ लेती है दीपाली कि नजरिया कैसा है। तो स्टॉप लॉस हम उनके लिए देते हैं जिनका नजरिया शॉर्ट टर्म है। तो ये जो कॉल्स जो भी आती है, अगर किसी ने शॉर्ट टर्म के लिए रखा है तो वो स्टॉप के बच सकते हैं, और लॉन्ग टर्म है तो हम हमेशा कहते हैं कि फिर तो आप होल्ड ही करिए, क्योंकि सालों का अगर नजरिया है तो ये तो एक बढ़िया ही पर्सपेक्टिव रहता है। तो इसीलिए मेरा यहाँ पे यही सलाह रहेगी कि आप स्टॉप लॉस जो दिया जाता है वो ट्रेडर्स के लिए दिया जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बिल्कुल अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। फिर भी कुछ कुछ लेवल होते हैं, और मार्केट क्योंकि काफी यहाँ वॉलेटाइल होता है, जैसे अभी अपने पहले व्यूअर्स थे तो उन्होंने 76 के लेवल पे वोडाफोन आइडिया खरीदा था। अगर स्टॉप लॉस लगाया होता तो शायद इतना बड़ा इनको नुकसान नहीं होता, और वो भी सालों से लेके बैठे हैं। तो हमेशा स्टॉप लॉस बचाता है, इसको इसी नजरिए से देखें। ग्रीव्स कॉटन की अगर हम बात करें तो ये एक साइडवेज ट्रेंड में चल रहा है। मैं पहले ही बता देती हूँ कि इन्होंने सालों का नजरिया दिया है, तो यह ध्यान रखें 50 से लेके 150 के बीच में ये घूमता रहेगा। जब तक ये 150 के ऊपर कुछ समय तक, कुछ महीनों तक बढ़िया क्लोजिंग करके यहाँ सस्टेन नहीं करेगा, तब तक वापस से बड़ी तेजी नहीं आएगी। लेकिन आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, तो बिल्कुल ग्रीव्स कॉटन को करें और इंतजार करिए, कुछ समय इसको लगेगा। और जिन्होंने यहाँ पे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिया है वो इसमें एक पोजीशन को कंटिन्यू करें, लेकिन स्टॉप लॉस मैं हमेशा देती हूँ, सेफ रखता है। 112 का स्टॉप लॉस लगा ले, टारगेट 140 का अभी हाल फिलहाल में हमें देखने को मिल सकता है। तो इन्वेस्टर्स के लिए होल्ड करने की सलाह है, ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी आपको मिली है ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट दोनों पर्सपेक्टिव से। अगले कॉलर से बात करते हैं। राम जी हैं हमारे साथ सोमनाथ गुजरात से। राम जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो हेलो, पूछिए क्या सवाल है आपका। मैंने CDSL लिए है 1545 से 10 पेयर है ओके CDSL पर 1545 का आपने बाइंग प्राइस बताया। CDSL 10 स्टॉक्स है। पूछ लेते हैं, और आपका व्यू क्या है ये और बताइए। शॉर्ट टर्म के लिए आपने लिया ये स्टॉक या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है? लॉन्ग टर्म
आस्था। आस्था लॉन्ग टर्म का व्यू है CDSL में 10 स्टॉक्स 1534 की बाइंग है। फिलहाल तो इनको नुकसान हो रहा है क्योंकि ये स्टॉक भी हल्का हुआ है ऊपरी स्तरों से। क्या करना है लेकिन अब? देखिए लॉन्ग टर्म का भी व्यू है तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कुछ महीनों तक ये घूमता रहेगा 970 से लेके 1600 के बीच में। जब तक ये 1570 के ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग नहीं देता तब तक वापस से बहुत बड़ी तेजी आने में समय लगेगा। तो पहला ये एक इसमें राय रहेगी कि इंतजार करना जरूरी है और 1-2 महीना मान के चलिए कि इस रेंज में ये घूमता रहेगा। दूसरी तरफ इन्हें बिल्कुल यहाँ होल्ड करना चाहिए। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म नजरिया है तो यहाँ पे होल्ड करिए। आने वाले टाइम में वापस इनकी कॉस्ट प्राइस हमें देखने को मिलेगी। और तीसरी बात यह है कि किसी ने ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिया है तो उनको यहाँ पे सलाह है कि 1050 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। ऊपर में जो लेवल्स अभी हमें हाल फिलहाल में देखने को मिलेंगे वो तकरीबन 1260 से 1360 के रहेंगे। ओके, ठीक है। तो सलाह आपको दी गई है, उसके हिसाब से आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। अगले कॉलर से बात करते हैं और लक्ष्मी है अगले कॉलर हमसे सवाल पूछने के लिए। लक्ष्मी जी बताइए क्या सवाल है आपका, कौन सा स्टॉक है आपके पास? हाँ नमस्ते मैडम, JSW स्टील का पूछना था। JSW स्टील का 768 में बाई बताइए किस भाव की खरीदारी है आपकी? 768 की 768। या 68। ओके, और आपका ट्रेडिंग का व्यू है या इन्वेस्टमेंट? पार्डन मैडम, हेलो, आपने ये ट्रेडिंग यानी शॉर्ट टर्म के लिए लिया है या लंबी अवधि की निवेश है? लॉन्ग टर्म रख सकती हूँ और चाहो तो एवरेज भी कर सकती हूँ मैडम, थोड़ा कम होने के बाद। वही पूछना था मेरे को। आस्था JSW स्टील 768 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और ऐड भी कर सकती हैं डिप्स पर। तो बताइए क्या सजेशन रहेगा स्टॉक में? अगर ये ऐड करना चाहते हैं तो अभी और रुक जाए क्योंकि एवरेजिंग के लिए नीचे के और लेवल्स इनको यहाँ पे अच्छे मिलेंगे जहां पे मैं ऐड करने की सलाह दूंगी। तो JSW स्टील में अभी रुके, नीचे में 630 के आसपास आता है और उसके नीचे अगर क्लोज नहीं होता तो वो लेवल एक बढ़िया लेवल रहेगा जहां थोड़ा सा और एडिशन किया जा सकता है। बाकी लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो होल्ड करने की सलाह है, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया लेवल है क्योंकि डबल बॉटम फॉर्मेशन हुई है वीकली चार्ट्स पे उस लेवल पे, तो वो तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है और वो लेवल है 595 का। एक लेवल दे रही हूँ ताकि ध्यान रखें, इसके नीचे जाने के चांसेस कम है। 595 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो यहाँ पे पोजीशंस को होल्ड करें, एवरेजिंग 630 के आसपास करें और जो इसमें लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं आगे आने वाले समय में वो तकरीबन रह सकते हैं 730 से 770। ओके, ठीक है। अगले कॉलर से बात करेंगे। राजेंद्र व्यास है हमारे साथ मुंबई से। राजेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्वेश्चन। नमस्कार मैडम, मेरे पास कैडिला है 50 शेयर और 603 के रेट के ऊपर और GSFC है 100 शेयर 118 के रेट के ऊपर। तो मैं 6 महीना वेट कर सकता हूँ और अदरवाइज मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी वेट कर सकता हूँ। ठीक है, आस्था आपने सुना है इनका नजरिया। स्टॉक्स में रिपीट कर देती हूँ। कैडिला 603 की बाइंग है और GSFC 118 की बाइंग है। क्या करें दोनों शेयर्स में? जी बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल बोला है कि लॉन्ग टर्म में वेट कर सकते हैं तो कैडिला में होल्ड करने की सलाह रहेगी। लॉन्ग टर्म में ये वापस से इनके लेवल्स हमें दिखाता हुआ नजर आएगा तो होल्ड करिए, लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस में देना चाहूंगी जिन्होंने ट्रेडिंग के लिए लिया है 512 का स्टॉप लॉस लगाएं और कैडिला को यहाँ पे होल्ड करें। आने वाले टाइम में पहले टारगेट्स जो रहेंगे वो 590 के रहेंगे और उसके ऊपर गया तो बिल्कुल 620 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। दूसरी तरफ GSFC पे सवाल था, GSFC की बात करें तो यहाँ पे भी अभी तो होल्ड करने की सलाह दूंगी। देखा जाए दीपाली तो चार्ट्स अभी सभी स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स के एकदम डाउन साइड दिखा रहे हैं, लेकिन बड़ा नुकसान नहीं हो इसलिए हम अभी होल्ड करवा रहे हैं और इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा वो तकरीबन 80 के आसपास रहेगा और जब भी तेजी आएगी वापस से मोमेंटम चेंज होगा तो 110-120 तक के भी लेवल्स ये काउंटर हमें दिखा सकता है। ठीक है, अगले कॉलर से बात करेंगे। गोपाल भाटी हैं बेगूसराय बिहार से। गोपाल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ मैम, हम मतलब CNBC को हम सभी फॉलो करते हैं मैम। मेरा सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 139 के रेट से लिया हुआ है और ये ग्लेनमार्क लाइफ साइंस दोनों शेयर लिया हुआ है। तो क्या करें मैम? लॉन्ग टर्म मेरा मतलब ग्लेनमार्क में आपका खरीदारी का भाव क्या है गोपाल जी?
139 1300 शेयर है। तो जल्दी। हाँ ये तो मैम, सेल की बात हुई। 1300 ग्लेनमार्क में आपने बताया ना पोजीशन है, ग्लेनमार्क का भाव बताइए। ग्लेनमार्क का भाव मैम है 894। 894, ठीक है, पूछ लेते हैं आस्था से। और परेशान मत होइए, क्योंकि मेटल्स चलने के बाद मुनाफा वसूली आई है, आपकी बाइंग ऊपर की है। अगर लंबी अवधि का व्यू है तो आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। आस्था, आपका सजेशन क्या रहेगा? थोड़े चिंतित हैं, 139 की बाइंग है सेल में, 894 के आसपास की बाइंग है ग्लेनमार्क फार्मा में। जी बिल्कुल, सेल की बात करें तो थोड़ा सा अभी यहाँ पे जो चार्ट की स्थिति दिख रही है वो ये दर्शा रहा है कि स्टॉक थोड़ा सा और वीक हो सकता है। तो यहाँ पे पेशेंस रखने की बिल्कुल यहाँ पे सलाह रहेगी। तो सेल में एक बार रुकना मैं यहाँ पे होल्ड करने की सलाह दूंगी, लेकिन स्टॉप लॉस इसमें रहेगा तकरीबन 94 के आसपास का। अगर किसी ने ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिया है 135 145 तक के लेवल्स, अगर इसमें बाउंस बैक आया, तेजी आई, तो ये लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। ग्लेनमार्क फार्मा की बात करें तो बेसिकली ये इस काउंटर में थोड़ा सा फंडामेंटल की भी अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा यहाँ पे इश्यूज है, जिसकी वजह से ये काउंटर कभी भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो इससे थोड़ा उम्मीद रखना मेरे हिसाब से ज्यादा रहेगा, लेकिन फिर भी अभी इस काउंटर को भी होल्ड करने की सलाह रहेगी। हाल फिलहाल में थोड़ा सा वेट करिए। 460 के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट 580 से 610 रहेगा। अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है, लॉन्ग टर्म है तो बिल्कुल बने रहने की सलाह है। ओके, ठीक है, तो ये सजेशन है आपके लिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। ये फेसबुक के जरिए मनोज सक्सेना ने भेजा है आस्था। हिंदुस्तान कॉपर 1000 शेयर इन्होंने खरीदे हुए, 152 की बाइंग है और 2 मंथ्स का इनका पर्सपेक्टिव। तो 2 महीने के हिसाब से बताइए 152 की खरीदारी हिंदुस्तान जिंक में। जी हिंदुस्तान जिंक की आपने बात की दीपाली? जी, हिंदुस्तान कॉपर है आस्था, 152 की बाइंग है। जी बिल्कुल, हिंदुस्तान कॉपर की अगर हम बात करें तो अभी तो स्टॉक यहाँ पे वीक बना हुआ है और अभी देखा जाए तो एक ब्रेकडाउन यहाँ पे हमें देखने को मिला है। तो वो ये दर्शाता है कि स्टॉक और ज्यादा वीक होगा। अगर लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकते हैं तो यहाँ पे रुके और शॉर्ट टर्म में वीकनेस के लिए तैयार रहें। फिर भी एक स्टॉप लॉस देना चाहूंगी 88 के आसपास का क्लोजिंग बेस का, उस स्टॉप लॉस के साथ बने रहें लॉन्ग टर्म के लिए। और इसमें जो टारगेट्स अभी देखने को मिलेंगे वो हाल फिलहाल में तो 140 रहेगा। इनकी शायद 150 की बाइंग है, उसको आने में यहाँ पे थोड़े महीने लग सकते हैं। ठीक है, अगले कॉलर से बात करते हैं। एलआर सिंघल पंचकुला से हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। सिंघल साहब नमस्कार, बताइए अपना सवाल। मैडम गुड इवनिंग। सबसे पहले तो CNBC आवाज को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। ये उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया, या तो बहुत आलसी हैं या जो अपना करना नहीं चाहते रिसर्च, उनके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इनोवेटिव चैनल है। CNBC की पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ इस मामले में। मेरा सवाल है, मेरे पास दीपक नाइट्रेट के 412 शेयर हैं 555 पे, और मैंने ये शेयर लिए थे जब मार्केट क्रैश हुई थी। पर इसमें क्या करना चाहिए? मैं 5-7 साल रख सकता हूँ। अच्छा, 5 to 7 years आई कैन होल्ड। ठीक है, ठीक है, ओके। शुक्रिया सिंघल साहब, पहले तो CNBC आवाज की तारीफ करने के लिए और अपना भरोसा जताने के लिए, और ऐसे हौसला बढ़ता है हम लोग का भी और बेहतर काम करने के लिए। रही बात आपकी पोजीशन की, तो बहुत ही अच्छे लेवल्स पर आपकी एंट्री है और स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स में आप है, तो कंग्रेचुलेशंस भी आपको। आस्था दीपक नाइट्राइट 555 की खरीदारी है ऑलरेडी। इनके निवेश की राशि 3 टाइम्स ग्रो हो चुकी है और 5-7 साल और रख सकते हैं, तो क्या सजेशन होगा? देखिए 5-7 साल रख सकते हैं तो बिल्कुल रखना चाहिए। फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर है। आपके चैनल पे मैं इसे काफी सालों से रेकमेंड कर रही हूँ और बहुत बढ़िया रिटर्न इस काउंटर ने दिए हैं। मेरे हिसाब से बिल्कुल यहाँ पे बने रहें क्योंकि बढ़िया मुनाफा हो रहा है। तो एक बात मैं बोलना चाहूंगी, 1800 1850 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। 1850 के नीचे बंद हो तो थोड़ा सा मुनाफा जरूर वसूल करना चाहिए, क्योंकि मार्केट्स वॉलेटाइल है। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ी कैपिटल जरूर इनकी बच जाए, तो थोड़ा सा मुनाफा वसूल करिए अगर 1850 के नीचे बंद हो, क्योंकि उसके बाद और ज्यादा डाउनसाइड आ जाएगा। और नहीं बंद होता है, उसके ऊपर रहता है तो निश्चिंत रहिए, आने वाले समय में हमें 2300 तक के भी लेवल्स इस काउंटर पे मिलेंगे। 5-7 साल का क्योंकि नजरिया है तो 2300 से 2500 तक के लेवल्स आराम से 5-7 साल के होराइजन में ये काउंटर दिखा सकता है। निश्चित होकर इसमें बने रहिए। ओके, ठीक है,
तो आप होल्ड कीजिए स्टॉक को लंबी अवधि के हिसाब से और रखिए डेफिनेटली। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुक रहे हैं और कई सारी क्वेरीज हैं जो हम शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, फेसबुक ट्विटर से भी। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आस्था जैन हमारे साथ मौजूद है आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। और कुछ और क्वेश्चंस अब ले लेते हैं। और सवाल आया है फेसबुक के जरिए भुवन पांडे का। दो सवाल हैं इनके आस्था। HDFC AMC 7 शेयर्स 2860 के लेवल के खरीदे हुए हैं, मुनाफ वसूली में है ये स्टॉक, आज भी दबाव के साथ बंद हुआ। दूसरा है PI इंडस्ट्रीज, यहाँ पर 15 स्टॉक्स हैं 2568 के लेवल पर। आस्था से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आस्था से बातचीत नहीं हो पा रही है कुछ तकनीकी खामी की वजह से, लेकिन जो सवाल हमें मिला है वो मिला है HDFC AMC और PI इंडस्ट्रीज पर। HDFC AMC हालांकि अगर आप स्टॉक को देखेंगे तो ये पिछले हफ्ते भी थोड़ा हल्का हुआ है और आज भी दबाव इसमें देखने को मिल रहा था। और अगर आप इसका डेरिवेटिव का डेटा भी देखेंगे तो वो भी इंडिकेट कर रहा था कि नियर टर्म में थोड़ी और सॉफ्टनेस इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो इम्पॉर्टेंट रहेगा कि क्या पर्सपेक्टिव रहता है इस स्टॉक पर और क्या होल्ड करना चाहिए या फिर नहीं। वो आस्था से थोड़ी देर पे जब वो कनेक्ट करेंगे तो उनसे राय लेंगे। वहीं अगर PI इंडस्ट्रीज की बात करें तो 2.5% की कमजोरी इस स्टॉक में देखने को मिली, लेकिन भुवन की जो बाइंग है वो 2568 के लेवल्स की है। तो फिलहाल तो ये स्टॉक इनकी खरीदारी के ऊपर है। इनफैक्ट डिसेंट प्रॉफिट्स इनको इस स्टॉक में हो भी रहे हैं। तो आई एम श्योर अगर लॉन्ग टर्म का व्यू होगा तो होल्ड करने की सलाह होगी। आस्था, क्या सजेशन? HDFC AMC 2800-2900 की बाइंग है, PI इंडस्ट्रीज 2550 के आसपास की। जी बिल्कुल, HDFC AMC में यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 2750 का। टारगेट यहाँ पे जो देखने को मिलेंगे वो 2850 से लेके 3020 के रहेंगे। दूसरा सवाल KEI इंडस्ट्रीज पे था। KEI इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पे भी अभी मैं होल्ड करने की ही सलाह दूंगी। इसमें भी एक स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस को यहाँ पे होल्ड किया जा सकता है, क्योंकि देखा जाए तो भी जिस तरह से थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेंड डाउन हुआ है, थोड़ी वीकनेस और आएगी तो स्टॉक को यहाँ पे होल्ड करेंगे KEI इंडस्ट्रीज में। और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो तकरीबन यहाँ पे रहेगा 700 के आसपास का। तो 700 के एक शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करिए। आने वाले समय में इसमें हमें वापस KEI इंडस्ट्रीज की बात नहीं हो रही है, PI इंडस्ट्रीज की बात हो रही है। इसमें 2500 के आसपास किनकी खरीदारी है? ओके दीपाली, माफ करिए, इसमें PI इंडस्ट्री में बात करें तो बिल्कुल होल्ड करना है 2500 की, क्योंकि बाइंग है। 2890 का स्टॉप लॉस लगाइए और अगर वहां उसके नीचे बंद होता है तो थोड़ा सा प्रॉफिट जरूर बुक करें, नहीं तो होल्ड कर सकते हैं 3350 के स्टॉक टारगेट्स के साथ। ओके, ठीक है। तो ये सजेशन है आपके लिए और फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं। चलिए, शो को समेटने का भी वक्त है। शुक्रिया आस्था आने के लिए शो में। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से? हाँ, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हमारा जो PMS है, हिंद PMS, उनकी होल्डिंग में इनमें से कोई भी स्टॉक हो सकते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया आस्था तमाम क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।